हमारी जो सॉल्वेंसी रेशोज हैं उसके अंदर हम 5 तरह के रेशो की कैलकुलेशन करते हैं। फॉर्मूले याद रखना बहुत आसान काम है, जबकि जनरली रेशो में टीचर बोलते हैं कि बेटा फॉर्मूले रट लीजिए, काम बन जाएगा आपका। मेरा कहना है कि फॉर्मूले समझ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। वट एवर फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज हियर, उनमें से सबसे प्रोमिनेंट फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड, जिसे हम इक्विटी कहते हैं, वो है, और कैपिटल एम्प्लॉयड है। ये दोनों मैं पिछली क्लास में आपको समझा चुका हूँ बहुत डिटेल में। एसेट साइड अप्रोच से कैसे निकलता है, लायबिलिटी साइड से कैसे निकलता है। इन्हीं फॉर्मूले के वेरिएशंस को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा कोई भी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा सॉल्वेंसी रेशियो से रिलेटेड। आपको सबको अच्छे से मालूम है, ध्यान से देखिएगा, कि एसेट्स जो होती हैं वो किसके बराबर होती हैं। वो होती हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और कौन सी वाली लायबिलिटीज? एक्सटर्नल वाली। एक्सटर्नल वाली लायबिलिटी यही तो होती है। एसेट्स को फिर से दो हिस्सों में डाला हम लोगों ने, इसे कहते हैं हम लोग क्या? नॉन करंट एसेट्स। और इसको कहते हैं क्या हम लोग? करंट एसेट्स। लायबिलिटीज को भी हम दो हिस्सों में डालते हैं, क्या कहते हैं इसे? नॉन करंट लायबिलिटीज, और क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम कहते हैं डेट। डेट जो है ये लॉन्ग टर्म डेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक। अच्छा, ये जो कैपिटल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कैपिटल के अंदर सारे आइटम जोड़ लिए जाएं तो। और इसको प्रोपराइटर्स प्रोपराइटर्स फंड भी बोला जाता है, और इसको इक्विटी भी बोला जाता है। ये इतने नामों से पुकारी जाती है। प्रोपराइटर्स फंड, प्रोपराइटर्स फंड बोले, इक्विटी बोले, शेयर होल्डर फंड बोले, यही होता है। नोट्स है तुम्हारे पास? वहां से ले लो। ठीक है जी। अब जरा देखें कि इस पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन में जो शॉर्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है वो करंट एसेट्स है, और क्या है? करंट लायबिलिटीज है। डेट रिप्रेजेंट्स लॉन्ग टर्म डेट। शेयर होल्डर फंड भी लॉन्ग टर्म, सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म तो यही होता है। करंट एसेट्स जो होती है वो क्या होती है आपकी? शॉर्ट टर्म होती है, और नॉन करंट एसेट्स जो होती है आपकी लॉन्ग टर्म को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो पहली रेशो जो हम लेके चलेंगे। अच्छा, इसी इक्वेशन से हमारी बहुत सारी रेशो बन जाएंगी। सो सी द फर्स्ट रेशो। पहली रेशो जो हमारी होती है वो है डेट इक्विटी रेशो। वो किसके बराबर होती है? डेट अपॉन में किसके बराबर होती है? इक्विटी के बराबर। और देखें जरा, ये मेरे पास डेट है। पहली रेशो हमने बनाई क्या? डेट इक्विटी। दिस इज रेशो नंबर वन, डेट इक्विटी। डेट का इक्विटी से कंपैरिजन कर लिया। अगली रेशो जो हमारे पास है वो होती है हमारी क्या? प्रोपराइटरी प्रोपराइटरी रेशो। मुझे बताइए, इस बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं उसके असली मालिक कौन है? ये लोग या वो लोग? कौन असली मालिक, बता दो सुकृति। जितनी भी एसेट्स हैं इस पर ओनरशिप किसकी होती है? इन लोगों की होती है या इन लोगों की होती है? इन लोगों की नहीं होती, इनकी होती है ना? प्रोप्राइटर रेशो जो बनेगी वो इसका वो इसका इससे कंपैरिजन बनता है। किसकी? इससे इससे कंपैरिजन बनेगा। ये नंबर दो रेशो है। प्रोप्राइटरी रेशो कैसे बनेगी? ये बनेगी क्या? प्रॉपराइटर्स प्रॉपराइटर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स, अपॉन में टोटल एसेट्स। ऐसे, दिस इज सेकंड रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो बोला इसको। देख रहे हैं? तो हमने क्या किया? हमने पहली रेशो जो दिखाई थी वो क्या दिखाई थी? वो ऐसे बनाई, ऐसे। पहली रेशो ऐसे, दिस इज फर्स्ट रेशो। दूसरी रेशो कैसे बनाई हम लोगों ने? दूसरी रेशो ये बनी। और तीसरी रेशो होती है टोटल एसेट्स टू क्या? डेट रेशो। तीसरी रेशो क्या बन जाएगी हमारी? टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। तीसरी रेशो टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। सीधा फॉर्मूला है टोटल एसेट्स कौन में? डेट। डेट का मतलब कौन सा डेट है? लॉन्ग टर्म डेट है। तीसरी रेशो आ गई आपके पास। तीन रेशो बन चुकी हैं। डेट अपॉन इक्विटी, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। ये तीन रेशो बन चुकी है हमारे पास। चौथी रेशो हमारे पास आती है, उसे कहते हैं हम लोग क्या? इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये कैसे निकाली जाती है? ये निकाली जाती है नेट प्रॉफिट बिफोर
इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। वैसे तो अगर हम नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड लिखते हैं वही सफिशिएंट है अपने आप में। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड अपने आप में पूरा पूरा है, डिवाइडेड बाय क्या, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, ऐसा कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, और वो प्रॉफिट जिसमें से क्या, ना तो अभी इंटरेस्ट माइनस किया, ना अभी टैक्स माइनस किया, ना अभी डिविडेंड माइनस किया, मतलब रॉ प्रॉफिट की फिगर वो वाली, उसको कंपेयर करते हैं। ये भी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के अंदर कवर होती है हमारी। क्या हम अपने प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग को संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे, ये हमारी रेशो में बताती है। पांचवी रेशो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो कहते हैं इसको। जरा देखिए, डेट हो गया ये, भाई देखो, ये डेट है, सब ध्यान से देखिए, ये डेट है ना, और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, इन दोनों का टोटल। तो हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, डेट से कर रहे हैं, कि हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट का प्रोपोर्शन क्या है, उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। डेट अपॉन में क्या हो जाता है ये, कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आपके पास बन गया पांचवी रेशो। तीन रेशो तो आपकी किससे निकल कर आई हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन से निकल कर आई हैं। पांचवी रेशो भी डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी इसी से निकल कर आया है। सुकृति देख पा रहे हैं ना, ये डोरेमोन की शक्ल बन गई है ना, इसमें ध्यान रहेगा थोड़ा बहुत तो ये जो आपकी रेशो है, पांच रेशो हमारे पास आई हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोस। अभी तो मैंने सिर्फ रेशो के फॉर्मूले कैसे डेवलप हुए हैं इसके बारे में बताया, और मेरे ख्याल से याद हो भी गया होगा। डेट अपॉन में इक्विटी, डेट इक्विटी, प्रोप्राइटरी, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स प्रोप्राइटरी, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है, और डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, ये रेशो हमने पढ़ लिया, ठीक। अब जरा इन रेशो के डिटेल कंटेंट को देखते हैं। अब की बार अब आपको क्या करना पड़ेगा, नोट्स को हाथ लगाना पड़ेगा, उसे ओपन कर लीजिए फटाफट से। दोज वर ऑनलाइन, रुक जा मैं दे रहा हूँ, होल्ड करना, बैठ जा मैं दे रहा हूँ। अब नोट्स को एक बार हाथ लगाएंगे और देखते हैं कि हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन गिवन है नोट्स से रिलेटेड। जस्ट सब लोग फटाफट से पेज नंबर खोल लेंगे अपना, सॉल्वेंसी रेशो के लिए पेज नंबर 4 खोल लेंगे, पेज नंबर 4 जल्दी से। क्या यार, अब फटाफट से बुक खोलिएगा, तब तक मैं बहुत तेजी से ये सारी की सारी चीजें आपके साथ यहाँ बैठ। तो जो लोग मिस कर गए थे वो मेरी बात को ध्यान देके सुनेंगे, बाकी लोग अपने इलस्ट्रेशंस को करेंगे। डेट इक्विटी रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो, ये लायबिलिटीज प्रोप्राइटरी रेशो। आपने देखा यहाँ पर कि लॉन्ग फंड्स और शेयर होल्डर फंड के रिलेशंस को ये डेवलप करने की दिखाने की कोशिश करता है। जितनी कम रेशो होगी उतनी ज्यादा सिक्योर बिजनेस के लिए मानी जाएगी। और लेकिन ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल लेवरेज आप लोगों ने देखा होगा, फाइनेंशियल लेवरेज में बताया जाता है कि फाइनेंशियल लेवरेज बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़ा होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में, जो कि बताने की कोशिश करता है कि यूज ऑफ फिक्स कॉस्ट सोर्स ऑफ डेट फंड्स इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू इंक्रीज अर्निंग पर शेयर। यानी कि डेट कंपोनेंट जितना आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा होगा उतनी चांसेस आपके अर्निंग पर शेयर के इंक्रीज होने के होंगे। लेकिन इसके लिए कंडीशन होती है, रेट ऑफ रिटर्न मस्ट बी ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तभी ये पॉसिबल होता है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेट ज्यादा होना अच्छा है, लेकिन इन्वेस्टर्स आउटसाइडर्स के लिए अच्छा नहीं होता। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल स्ट्रक्चर विद लेस डेट एंड मोर इक्विटी इज कंसिडर फेवरेबल होती है। 2:1 आइडियल रेशो मानी जाती है, डेट अपॉन में इक्विटी करते हैं। अच्छा, एक और चीज समझना बेटा, प्रोप्राइटरी रेशो
एक मैं बता रहा हूँ प्रोप्राइटरी रेशो का, जब हम डिस्कशन कर रहे थे ना पहले, प्रोप्राइटरी रेशो में बुक में कुछ जगह पे परसेंटेज लिखी है, कुछ जगह पे वो प्योर रेशो की फॉर्म में दे रखी है। मैंने कल के बैच में बता, एनसीईआरटी को जब मैंने देखा था तो उसमें प्योर रेशो की फॉर्म में वो गिवन है, तो आप प्योर रेशो की फॉर्म में लेके चलें उसको। जैसे 0.75:1 आया तो 0.75:1 करेंगे उसको। अच्छा, लॉन्ग टर्म डेट के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग, डिबेंचर, बॉन्ड, टर्म लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, मॉर्गेज लोन, अदर लोन्स एंड एडवांसेस। ये अदर लोन्स एंड एडवांसेस वो वाले हैं जो हमने लोगों से लिए हैं। लोन्स एंड एडवांसेस अगर सिंपल लिखा हुआ आएगा तो एसेट्स वाले होते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जैसे प्रीमियम पेबल, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। शेयर होल्डर फंड कैसे निकालते हैं ये हमने पिछली क्लासेस में अच्छे से बताया था आपको। आप देख रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस जोड़ दिया जाए, रिजर्व सरप्लस जोड़ दिया जाए, या टोटल एसेस में से टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल माइनस कर दी जाए तो भी हमारे पास शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। या टोटल एसेस में से टोटल डेट माइनस कर दी जाए, ठीक है, तो भी हमारे पास निकल कर आएगा। और नॉन करंट एसेस, करंट एसेस जोड़ दूं, उसमें से नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं, सेम, मतलब सब कुछ वही है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, आइटम्स बदल के दिखा रहे हैं। फिक्स एसेस और नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स में नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं, यू विल गेट द सेम सोल्यूशन। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर नॉन करंट लायबिलिटी में माइनस कर दूं तो विल गेट द सेम सोल्यूशन। नॉन ट्रेड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स पिछली क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके थे। प्रोप्राइटरी रेशो में हम क्या जानने की कोशिश करते हैं, अच्छा इसके अलग अलग फॉर्म है, इक्विटी एसेट्स रेशो, रेशो ऑफ नेट वर्थ टू टोटल एसेट्स, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी रेशो, अलग अलग सिनोनिम्स है इसके। ये हमें बताती है टू व्हाट एक्सटेंट शेयर होल्डर ओन्स द बिजनेस या बिजनेस एसेट्स। ये जनरल फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, इन्वेस्टर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और नॉर्मली 50% से ज्यादा होगी, 50% होगी तो बिजनेस के लिए अच्छी है, लेकिन अगर ये इससे कम है तो सिचुएशन अलार्मिंग कहलाती है। प्रोप्राइटर फंड या शेयर होल्डर फंड या शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स होता है। टोटल एसेट्स, अच्छा इसी रेशो के बारे में मैंने बोला था, इसे आप प्योर रेशो की फॉर्म में लेके चलेंगे। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, ये डेट इक्विटी रेशो का ही एक वेरिएशन है, प्योर रेशो की फॉर्म में प्रेजेंट होता है 2:1, 3:1, 5:1 में। हायर रेशो बताती है कि आपका डेट कम है और बिजनेस सेफ सिचुएशन में है, ठीक है। लोअर रेशो आपकी रेस्टिव फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगी। एक बात ध्यान रखेंगे, इस रेशो के टाइम पे जो आप टोटल एसेट्स लेके चलते हैं उसमें कर लिए, अच्छा, जस्ट मिनट, क्वेश्चन गड़बड़ा गया। जब हम टोटल एसेट्स की कैलकुलेशन करेंगे तो लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स करंट एसेट्स के अंदर इंक्लूड रखेंगे, उन्हें माइनस नहीं करेंगे, ठीक है जी। नॉन ट्रेड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को तो हम वैसे ही माइनस करके चलते हैं, सिर्फ टच करने की जरूरत नहीं है, टोटल एसेट्स अपन में लॉन्ग टर्म डेट ये होता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये बताता है हमें कि वेदर अवर प्रॉफिट इज सफिशिएंट अनफ टू मीट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बोरोइंग ऑब्लिगेशन, ठीक है। और इंटरेस्ट इज द चार्ज ऑन प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इज टेकन टू कैलकुलेट रेशियो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, लेकिन मैंने यहाँ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड लिखवाया था, इसका मतलब बताता हूँ अभी आपको। डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट बोला जाता है। ऑनलाइन वालों का रिवीजन हो रहा है, देखिए। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट का मतलब है कि आपने अभी नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट किया लेकिन उसमें से डिविडेंड और टैक्स माइनस नहीं किया है। देखो, प्रोसेस यही होती है कि पहले आप क्या करें, इंटरेस्ट माइनस करें, फिर टैक्स माइनस करें, फिर आप डिविडेंड माइनस करें। तो अगर ये आफ्टर इंटरेस्ट है तो इसमें से अभी टैक्स और डिविडेंड माइनस नहीं है, लेकिन अगर ये आफ्टर टैक्स है इसका मतलब इंटरेस्ट माइनस हो चुका है, टैक्स भी माइनस हो चुका है, डिविडेंड माइनस नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये आफ्टर डिविडेंड है इसका मतलब इसमें से इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड तीनों माइनस हो चुका है। अगर पहले वाले केस में आफ्टर इंटरेस्ट है, बिफोर इंटरेस्ट बनाना है तो इसमें इंटरेस्ट जुड़ेगा। आफ्टर टैक्स है, इसे बिफोर बनाना है तो इसमें टैक्स पहले जुड़ेगा फिर इंटरेस्ट जुड़ेगा। अगर आफ्टर डिविडेंड है, पहले डिविडेंड जुड़ेगा, फिर टैक्स जुड़ेगा, फिर इंटरेस्ट जुड़ेगा। अगली रेशो हमारे पास है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। ये रिलेशनशिप बताती है लॉन्ग टर्म डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच का, और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशंस को जांचने में हमें हेल्प करती है, ठीक है। ये बताती है इंडिकेट द प्रोपोर्शंस ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म लेंडर्स इन कंपैरिजन टू कैपिटल एम्प्लॉयड। हायर रेशो होगी बिजनेस के लिए रिस्की सिचुएशन है क्योंकि डेट ज्यादा होते हैं। लोअर रेशो बिजनेस के लिए क्या रहेगी, सेफ रहेगी। लॉन्ग टर्म डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये सब हमने कर लिया, रेशोज उसके कंटेंट को पढ़ लिया, अब इसके प्रैक्टिकल प्रोसेस करते हैं। तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे 43 क्वेश्चन ना हुआ हो, बताइए। एनीबडी फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन 43? इलस्ट्रेशन 43 में दिक्कत आई किसी को, बोलो। 43 हुआ बेटा आपसे? 43 कर पाए? किसी को 43 करने में दिक्कत आ रही है, बताइए। अच्छा चलिए मैं करवा देता हूँ 43, और जिनसे हो चला है उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए पहले 43 देखते हैं।
फिर मैंने 46 48 भी बोले थे आपसे, और फिर उसके बाद ना 43 कर लिया ना। जिन लोगों ने नहीं किया वो मेरे साथ साथ देख लेंगे। देखो, रेशो के क्वेश्चंस करने का तरीका होता है नोन से अननोन की तरफ चलना। नोन से अननोन की तरफ चलेंगे, इट विल हेल्प यू। कैसे देखें? कोई व्यक्ति मुझे अपनी, नहीं तुम्हारी पसंद तो देखिए, 43 में क्या बोला गया आपसे, कि आपको बोला है सबसे पहले जब भी क्वेश्चन कोई आ जाए, इलस्ट्रेशन 43, पेज नंबर आपका है 3.27, और आपसे पहले बोला जाए डेट इक्विटी रेशो, तो आप पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, डेट इक्विटी रेशो। फॉर्मूला डेट अपॉन में इक्विटी, नंबर तो मिलेंगे आपके इसके, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, ऐसे। अब आप देखिएगा, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में नोन से अननोन की तरफ चलना है। मैं पहले डेट निकाल पाऊँ या इक्विटी निकाल पाऊँ, ये देखना है मुझे। अगर मुझे डेट निकालना है, तो मुझे लॉन्ग टर्म बोरोइंग और 10% डिवेंचर दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। अच्छा बेटा, प्लीज सब लोग एक बात का ध्यान रखेंगे, सुनो इधर से। अन्य, 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 ध्यान रखेंगे। नव्य, सॉरी, इधर से ध्यान सुनेंगे। क्या है देखिए, अगर आपके पास क्वेश्चन में डेट गिवन है लूज इंफॉर्मेशन की फॉर्म में, बिल्कुल सही, चला लेंगे काम। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है और डेट का एक ही कंपोनेंट दे रखा है, उस कंपोनेंट को ध्यान नहीं देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड से डेट निकालेंगे। कैसे? जैसे इलस्ट्रेशन 43 आपने कर लिया, अगर आप चलें तो इलस्ट्रेशन 57 भी करना। जो कंसेप्ट मैं बोल रहा हूँ ना, भी आपको इलस्ट्रेशन 57 है। अगर आपने 43 42 कर लिया हो तो 57 पे जाना। तो मैं पहले भी आपको क्या करा रहा हूँ, इलस्ट्रेशन 43 करा रहा हूँ। इस इलस्ट्रेशन 43 में क्या दिख रहा है, तो डेट की लूज कंपोनेंट गिवन है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, डेट इज इक्वल टू, क्या लिख रहा हूँ बताइए मैं, डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और प्लस क्या कर रहा हूं मैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस लेके चल रहे हैं, ऐसे कर लिया। व्हाट इज डेट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितनी है आपके पास है, 3 लाख है, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कितने की आपके पास है, 1 लाख है। टोटल वैल्यू कितनी आई आपके पास, 4 लाख आई। ये आपका डेट हो गया। अब मुझे इक्विटी निकालनी है। अब जरा देखिए, इक्विटी निकालने के मेरे पास कोई क्लू ही नहीं है, बोलो। बेटा वो तो एसेट्स होती है। क्या बोला था अभी, इसके पढ़ाते समय ही बताया था मैंने। अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, लोन्स लोन्स एंड। ये हमारी एसेट्स होती हैं, टोटल एसेट्स का पार्ट बनता है ये वाला पार्ट, ये वो नहीं है। ये वो लोन जो हमने दूसरों को दिया है, वो लोन है ये। ठीक है जी। अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास और कोई क्लू तो है ही नहीं। लेकिन अगर मैं टोटल एसेट्स में से टोटल डेट माइनस कर दूं तो क्या निकल आएगा मेरा, बताइए। टोटल एसेट्स में से टोटल डेट माइनस कर दूं तो क्या निकल आएगा, बोलो। शेयर होल्डर फंड निकल आएगा, इक्विटी निकल आएगा, बोलो निकलेगा नहीं निकलेगा? तो देखिए कैसे। तो मैं क्या कर रहा हूँ आपके पास, मैं लिख रहा हूँ कि हाउ विल आई कैलकुलेट टोटल एसेट्स। ये कैसे निकलेगी मेरी, ये निकलेगी फिक्स एसेट्स माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हमें तो क्या चाहिए होता है, नेट फिक्स एसेट्स चाहिए होता है ना। हमें क्या चाहिए होता है, नेट फिक्स एसेट्स। बेटा समझना, हमें नेट फिक्स एसेट्स चाहिए होता है। तो फिक्स एसेट्स माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ऐसे कर दिया। ठीक है। और प्लस कर दिया क्या, करंट एसेट्स। ये कर लिया हम लोगों ने। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स है 6 लाख रुपए की, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने का, 1 लाख रुपए का। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने की है बताइए, 30,000 रुपए की। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कितने का, 20,000 रुपए का। और करंट एसेट्स कितने की आपके पास है, 2,50,000 की। बताइए क्या वैल्यू निकल कर आई, 5 लाख और 750, और कितना हो गया, 6 लाख हो गया ना। तो व्हाट वैल्यू इज दिस, टोटल एसेट्स कितने दिख रही है आपके पास बताइए, 6 लाख रुपए की। अब आप सब जानते हैं
कि टोटल एसेट्स बराबर किसकी होती है? शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल, टोटल क्या, लायबिलिटीज के बराबर होती है। कौन सी वाली? एक्सटर्नल के बराबर होती है, एक्सटर्नल। ठीक है जी। अब जरा यहाँ देखिए, टोटल एसेट्स में लिखूंगा यहाँ 6 लाख, शेयर होल्डर्स फंड मुझे मालूम नहीं है। टोटल लायबिलिटी में क्या आता है? नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों आता है। तो ये वाली जो वैल्यू, ये वाली, ये टोटल डेट है। ये क्या मेरे पास है? नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। तो देखिए जरा यहाँ पर, 6 लाख शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी कितनी थी मेरे पास? ये जो डेट निकाला था मैंने, 4 लाख का। और करंट लायबिलिटी कितनी है मेरे पास क्वेश्चन में? 2 लाख की। नहीं रुक जा भाई, हमारा ये क्या वैल्यू आ रही थी? ये वैल्यू कितनी है? 6 लाख, 5, और 5 तो 7, ये तो 8 लाख आना चाहिए ना। 5 लाख टू 7, दिस शुड बी 8 लाख, दिस शुड बी 8 लाख। गलत कर रहे थे, 8 लाख है। ये वैल्यू 8 लाख है। और ये कितना बन गया? 4 लाख प्लस 2 कितना है ये? 2 लाख। अब हमारा शेयर होल्डर फंड कितना आ गया? शेयर होल्डर फंड की वैल्यू कितनी है देखिए जरा। 8 लाख माइनस 6 लाख बराबर कितना आ गया? 2 लाख। मेरे पास शेयर होल्डर फंड आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड वाला तरीका भाई, टोटल एसेट्स किसके बराबर होती है? शेयर, अकाउंटिंग क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसे क्वेश्चन में रख लेते हैं। यहाँ पर डेट कितना आपके पास था क्वेश्चन में? डेट 4 लाख का था। इक्विटी कितनी की थी हमारे पास? 2 लाख की। क्या बन गया? 2/1। व्हाट इज योर आंसर? 2:1, दैट्स योर आंसर। 43 ये हुआ। ठीक है। अगर 43 कर लिया आप लोगों ने, और बीच वाले क्वेश्चंस को मैं नहीं डिस्कस कर रहा आपके साथ, क्या 46 किया था? उसमें कोई दिक्कत है किसी को? 46 किया था? बोलिए। इलस्ट्रेशन 48 पहले कर लीजिए, फिर मैं चलूंगा आपके साथ 57 पे। इलस्ट्रेशन 48 करिए अब आप। किया 48 ऑनलाइन में? निशा, वेदिका, नंदिनी। नंदिनी ने तो सारा ही कर रखा है वैसे। लेकिन इलस्ट्रेशन नंबर 48 करिए पहले, तब मैं लेके चलूंगा आपके सामने कौन सा वाला पार्ट। ये जो 57 है, इसके अंदर जो कंसेप्ट है वो, 57 के अंदर जो कंसेप्ट है, इसमें कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा आपके साथ। पहले आप इसको करिए। 57 देखिए, क्या कंसेप्ट मैंने 57 में बताया था आपको, कि अगर आपके पास एक लूज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी गिवन है, तो डेट में उसे नहीं कंसिडर करेंगे। अगर लूज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के साथ कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है, तो भाई कैपिटल एम्प्लॉयड से डेट निकालेंगे। क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय दो कंपोनेंट लगते हैं, शेयर होल्डर फंड प्लस डेट। तो डेट वहां से निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को जब बच्चों ने किया होगा कभी, मतलब हमेशा हर साल क्या करते हैं जब इस क्वेश्चन को करते हैं, उस क्वेश्चन को देख के लगता है उन्हें कि भाई क्वेश्चन में क्या डेट दे रखा है, वो पंगा ही नहीं है, आराम से हो जाएगा। देखिए, कितनी वैरायटी के साथ इलस्ट्रेशन 48 कर लिया ना सब लोगों ने। अब मैं आपके साथ लेके चल रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 57। 48 में परेशानी हुई किसी को? नहीं हो पाया? दिक्कत आ रही है बताइए। 48 में कोई परेशानी ऑनलाइन में? दैट इज इजी, इसमें कोई परेशानी मैं देख लेंगे ना। 57 पे आते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बोला गया कैलकुलेट टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, इलस्ट्रेशन नंबर 57, इंपॉर्टेंट लगाएंगे इसको। पेज नंबर है ये 3.33। और इस क्वेश्चन में क्या ले रखा है? आपको बोला गया टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकालनी है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट्स अपॉन में क्या होता है? डेट होता है। सीधी सी बात ये है। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखेंगे आप लोग, आपके पास 8% डिवेंचर गिवन है, सीधा सीधा डेट लग रहा है, लेकिन नहीं, आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है। तो मैं क्या करूंगा पहले, कि पहले कैपिटल एम्प्लॉयड वाले फॉर्मूले से डेट निकालने की कोशिश करता हूं। और मैं जानता हूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर होता है? शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट के बराबर होता है ना, लॉन्ग टर्म डेट के बराबर। अब कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है कितना? 22,20,000 का। शेयर होल्डर फंड मेरे पास गिवन नहीं है, लेकिन शेयर होल्डर फंड के लिए मुझे क्या क्या चीजें जोड़नी पड़ेंगी वो गिवन है मेरे पास। इक्विटी शेयर कैपिटल जोड़ दूंगा, प्लस क्या जोड़ दूंगा? कैपिटल रिजर्व जोड़ दूंगा, दिस इज फाइन। प्लस
प्लस नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। क्यों माइनस करूंगा मैं यहाँ पर? सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट दे रखा है, यानी कि लॉस दे रखा है। देखो बेटा समझना, रिजर्व्स एंड सरप्लस करके अगर एक फिगर होती तो मैं इसको कुछ नहीं कंसिडर करता। अब यहाँ रिजर्व अलग दे रखा है और सरप्लस नेगेटिव बना के अलग से दे रखा है। देखो प्लीज अंडरस्टैंड वन फैक्ट, अगर रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है और सरप्लस अलग से गिवन है और रिजर्व अलग से गिवन है तो उसको कंसिडर नहीं करना है आपको। याद करो, डेटर गिवन है और बीआर गिवन है, तो दोनों को जोड़ के ट्रेड रिसीवेबल बनाते हैं। लेकिन अगर ट्रेड रिसीवेबल गिवन है और बीआर भी गिवन है तो बीआर को इग्नोर करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल गिवन है और सिर्फ डेटर गिवन है तो डेटर को इग्नोर करेंगे। ठीक है जी, यही है। रिजर्व सरप्लस दो कंपोनेंट होते हैं। अगर आपको रिजर्व एंड सरप्लस की फिगर गिवन है जो कि बड़ी फिगर मानी जाएगी और सरप्लस अलग से गिवन है तो उसे कंसिडर ही नहीं करना। या रिजर्व सरप्लस गिवन है और रिजर्व अलग से गिवन है, उसे कंसिडर ही नहीं करना। लेकिन यहाँ क्या था, रिजर्व अलग से दे रखा है और सरप्लस नेगेटिव फिगर दे रखी है, इसलिए दोनों को अलग अलग कंसिडर किया। ठीक है जी। अगर ये कहता है रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव तो मैं कैपिटल रिजर्व को कंसिडर ही नहीं करता। ठीक है, लेकिन यहाँ कैपिटल रिजर्व अलग है, सरप्लस अलग से दे रखा है, और तो कुछ है ही नहीं। ये हमारे पास क्या हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारे पास, शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेट। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो 22,20,000 इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कितने का बताइए क्वेश्चन में, 10,50,000 का, प्लस कैपिटल रिजर्व कितने का क्वेश्चन के अंदर, 2,40,000 का। सरप्लस की वैल्यू नेगेटिव कितनी है, 30,000, प्लस मैं बोल दूंगा क्या, लॉन्ग टर्म डेट। ऐसे लिख दिया। अब जरा ये वैल्यू देखिए टोटल कितनी आती है, 22,20,000, कितना 1050 और टू कितना हो गया, 1290, 1290 तो 1260, प्लस लॉन्ग टर्म डेट। और मुझे बताइए अब लॉन्ग टर्म डेट लिखूंगा तो कितने के आएंगे लॉन्ग टर्म डेट, ये बनेंगे 12,20,000 माइनस 12,60,000, क्या वैल्यू आ जाएगी, 9,60,000। यू गॉट वन कंपोनेंट ऑफ योर क्वेश्चन। आइए अब क्या निकालते हैं हम लोग, टोटल एसेस की कैलकुलेशन करते हैं। टोटल एसेस की कैलकुलेशन करते समय हमें क्या क्या ध्यान देने होंगे, देखिए कई तरीके से टोटल एसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना। पहला मेथड मैं निकाल रहा हूँ, मेथड वन, टोटल एसेट्स भाई किसके बराबर होती है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस शेयर होल्डर फंड प्लस, और क्या होगी मेरे पास, लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी। एवरीबडी इज ओके विद दिस, हाँ या ना? हाँ, गलत है वैसे। हाँ टोटल एसेट्स निकाल रहा हूँ ना, उसमें हमें क्या चाहिए, टोटल एसेट्स तो निकालनी है। टोटल एसेट्स किसके बराबर होती है, अकाउंटिंग क्वेश्चन भूल गई, ओम नमाय सफा चट्टाय। शेयर होल्डर फंड अकाउंटिंग क्वेश्चन के कंपोनेंट, टोटल एसेट्स करंट नॉन करंट, शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म डेट और करंट लायबिलिटी। व्हाट इज शेयर होल्डर फंड, क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड कितना निकलेगा, अभी निकाला था हमने, कितना निकला था, 9,60,000। ये हाँ 12,60,000, शेयर होल्डर फंड वॉज 12,60,000। लॉन्ग टर्म डेट कितना निकला था, 960। और करंट लायबिलिटी कितनी है क्वेश्चन में, 1,80,000 की। डन। व्हाट इज योर आंसर, 24 लाख। दिस इज मेथड वन। मेथड टू पे आ जाइए, ध्यान से देखिएगा। पहला मेथड तो हो ही गया, आपकी बुक में भी दे रखा है। दूसरे मेथड में हमने क्या किया कि नेट फिक्स एसेट्स, नेट फिक्स एसेट्स जोड़ दी, क्वेश्चन में कितनी है, नेट नेट फिक्स एसेट्स जोड़ी, प्लस अब की बार हमने सीधा एसेट्स लेट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जोड़ दिए, प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स जोड़ दिए, ट्रेड रिसीवेबल्स जोड़ दिए, और प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ दिए, डायरेक्ट आइटम जोड़ दिए। व्हाट इज नेट फिक्स एसेट्स, मेरा 15 लाख माइनस कितना कर दूंगा मैं, 2 लाख कर दूंगा। ठीक है, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने के मेरे पास, 7 लाख के, प्लस ट्रेड रिसीवेबल कितने के मेरे पास, 2,50,000 के, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने का मेरे पास, 150 का। व्हाट इज माई वैल्यू, अगेन 24 लाख। गॉट इट। ठीक है जी।
मेथड थ्री देखिए अब आप। मेथड थ्री में क्या करना है आप लोगों ने, एक थोड़ा सा काम करते हैं मेथड थ्री में, कि टोटल एसेट्स की कैलकुलेशन जब हम कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए। देखिए, फिर से निकाल रहा हूँ यहाँ टोटल एसेट्स। मेथड थ्री में टोटल एसेट्स इस तरफ ले लेते हैं। टोटल एसेट्स, अब जरा मुझे बताइए, कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास है क्वेश्चन में, हाँ या नहीं? है कैपिटल एम्प्लॉयड, है या नहीं? कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट जुड़े रहते हैं बताइए। शेयर होल्डर फंड जुड़ा रहता है, प्लस क्या जुड़ा रहता है, नॉन करंट लायबिलिटी जुड़ा रहता है। अकाउंटिंग क्वेश्चन याद करिए, टोटल एसेट्स इक्वल टू किसके बराबर, शेयर होल्डर फंड नॉन करंट। तो ये दो चीजें जुड़ी रहती हैं। तो क्या चीज छूट जाती है इसके अंदर, करंट लायबिलिटी। अगर मैं इसके अंदर करंट लायबिलिटी जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, बोलिए। अगर मैं करंट लायबिलिटी इसके अंदर जोड़ दूं शेयर कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर, तो मेरा टोटल एसेट्स के बराबर ही तो आएगा। अकाउंटिंग क्वेश्चन याद करो, क्या होती है अकाउंटिंग क्वेश्चन, एसेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस क्या, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। भाई ये दोनों मिला के क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड है ना। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड में दोनों कंपोनेंट जुड़ गए तो क्या जोड़ दूंगा उसके अंदर, करंट लायबिलिटी जोड़ दूं। व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड बताइए, 22,20,000, प्लस जोड़ दूं करंट लायबिलिटी कितने की, 180 की। 180 तो है, क्या आ जाएगा, 24 लाख। दैट्स माई आंसर ऑल्सो। तो टोटल असेट्स को कितने ही तरीके से हम इसमें कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं, तीन तरीके से करके इसमें कौन से तरीके से दिखा रखा है, इसमें कौन से तरीके से करा है। हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी वाले तरीके से करके दिखाया है। मैंने आपको तीन तरीके से टोटल असेट्स कैलकुलेट करके दिखाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर, अब टोटल एसेट्स इज ऑल्सो विद यू कितने की है, 24 लाख है। और डेट कितने की है आपके पास, 960। व्हाट इज द वैल्यू, 2.5:1, 2.5:1, ऐसे आपका आंसर बन जाएगा। ऐसा करके आप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में मुझे सिर्फ इतना बताना था कि टोटल असेट्स को आप कई तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास डेट लूज में गिवन है, डिबेंचर, उसको नहीं कंसिडर करना। कैपिटल एम्प्लॉयड से डेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी। ये क्या था आपका, इलस्ट्रेशन 57 है। इसे इंपॉर्टेंट लगाएंगे, लिख लेंगे सारे टोटल असेट्स को कैलकुलेट करने के तरीके, और फिर से ध्यान रखेंगे। अब जरा इलस्ट्रेशन 60 करिए फटाफट से एक बार, इलस्ट्रेशन 60, 6060, इलस्ट्रेशन 60 करिए। इसे नोट कर लें पहले आप आराम से, उसके बाद इलस्ट्रेशन 60 पे जाइए। इलस्ट्रेशन 62 आपके सामने लेके चल रहा हूँ अभी मैं। पेज नंबर बोलिए कितना है, 3.38। आपको बोला गया कि डेट इक्विटी रेशो निकालनी है एक, डेट इक्विटी रेशो, इसका फॉर्मूला डेट अपॉन में इक्विटी होता है। दूसरा आपसे बोला जा रहा है क्या, कि आप निकालिए टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, जो कि टोटल एसेट्स अपॉन में डेट होता है, दैट इज ऑल्सो फाइन। तीसरा आपसे बोला जा रहा है प्रोप्राइटरी रेशो निकालिए, प्रोप्राइटरी रेशो, जो कि किसके बराबर होता है, इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। तीन चीजें निकालने के लिए बोला है। और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गिवन है, ध्यान से देखना। टोटल डेट गिवन है और कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। टोटल डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। तो आप जरा जानते हैं, आप सब जानते हैं कि, आप सब जानते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट के। एवरीबडी इज ओके विद दिस, जानते हैं, ये सबको मालूम है। अच्छा, मैं इसे हटाता हूँ, रुक जाइए। हमें क्या करना है ना, नोन से अननोन की तरफ चलना है। अगर मुझे कहीं से ये पता चल जाए कि लॉन्ग टर्म डेट कितने हैं, तो मेरा काम बन जाएगा। अगर कहीं से मुझे पता चल जाए कि लॉन्ग टर्म डेट कितने हैं, तो मेरा काम क्या हो जाएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ पर,
कि टोटल डेट निकालने के लिए मुझे उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करूंगा तो लॉन्ग टर्म डेट आएगा। और करंट एसेट मेरे पास गिवन है और वर्किंग कैपिटल भी गिवन है, तो पहले मैं क्या नाम कर लूं, पहले मैं करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या दे रखा है, वर्किंग कैपिटल नोन से अननोन की तरफ चल रहे हैं, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होती है। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 5 लाख। करंट असेट्स की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में, 25 लाख, माइनस करंट लायबिलिटीज। तो क्या मैं करंट लायबिलिटी निकाल पाऊंगा, कितना हो जाएगा, 25 लाख माइनस 5 लाख बराबर कितना आ गया, 20 लाख। दिस इज ओके विद एवरीबॉडी, एक पॉइंट निकल आया। अब मैं लिखूं यहाँ पर क्या, कि टोटल डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है, और प्लस कर दूं क्या, करंट लायबिलिटी। तो क्या हो जाएगा, टोटल डेट क्वेश्चन में कितना गिवन है हमारे पास, 60 लाख का। लॉन्ग टर्म डेट हमें मालूम नहीं है, हमें नहीं मालूम लॉन्ग टर्म डेट, लेकिन हमें करंट लायबिलिटी मालूम है 20 लाख की। तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू 60 लाख माइनस 20 लाख, कितना हो जाएगा भाई, 40 लाख। मतलब आपको ये कंपोनेंट मिल गया, आपको ये कंपोनेंट मिल गया, ठीक है जी। अब हमें लॉन्ग टर्म डेट मालूम चल गया, और हमारे पास क्या दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखा है ना। तो हम एक काम और कर सकते हैं, क्या देखिए जरा इधर, इसको छोड़ देते हैं इधर। अब मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा काम, कि मुझे मालूम है कि कैपिटल एम्प्लॉयड इसके बराबर होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट के बराबर होता है। जबकि कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास क्वेश्चन में कितना गिवन है, 50 लाख का। शेयर होल्डर फंड मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे पास लॉन्ग टर्म डेट है, कितने का, 40 लाख का। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर अब क्या, शेयर होल्डर्स फंड बराबर है कितना, 50 लाख माइनस 40 लाख, कितना हो गया, 10 लाख। तो आप देख रहे हैं आपके पास इक्विटी आ चुका है, इक्विटी आ गया आपके पास। अब आपके पास क्या रह गया निकालने के लिए, टोटल एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है कहीं, नहीं पता, आ जाओ टोटल एसेट्स निकालते हैं। याद है टोटल एसेट्स का फॉर्मूला, इजिकल टू क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, याद करो, प्लस करंट लायबिलिटी। छोटा फॉर्मूला लगा ले, क्या जरूरत है बड़ा फॉर्मूला लगाने की। वैसे तो मैं क्या कर सकता था, शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म डेट और करंट लायबिलिटी तीनों को मिला लेता तो भी टोटल एसेट्स बनता। पिछले क्वेश्चन में क्या था, तीन तीन फॉर्मूले बताए थे, इनमें से एक लगा रहा हूं मैं, जरूरी थोड़ी तीनों लगाने हैं। व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड विद मी, 50 लाख। व्हाट इज करंट लायबिलिटी विद मी, कितनी निकली थी करंट लायबिलिटी, 20 लाख। तो टोटल कितना आ गया, 70 लाख। तो टोटल एसेट्स भी आ गया। तो भाई जरा देखिए, व्हाट इज डेट विद यू, डेट की वैल्यू बताइए कितनी थी, 40 लाख, डिवाइडेड बाई इक्विटी कितना था, 10 लाख। तो 4/1 यानी कि 4:1, ठीक है। टोटल एसेट्स कितना निकला था, 70 लाख, अपॉन में डेट कितना था, 40, अबे कहाँ यार, 40 लाख। व्हाट इज द वैल्यू, 1, यानी कि 1.75:1। शेयर होल्डर फंड कितना था, 50 लाख, और टोटल एसेट्स कितनी है, 10 लाख है, तो 10 लाख, 70 लाख ये है, क्या निकला, 1/7। डाउट और छोटा करो तो कितना आ जाता है, 14 कैसे आ जाएगा बेटा, क्यों निकाल रहे हो। क्वाड्रेटिक रेशियो में निकाला ना, प्योर रेशियो की फॉर्म में, इसने परसेंटेज में निकाल रखा है। प्योर रेशियो की फॉर्म में निकालो कितना आता है, 0.14:1 आता है, ऐसे ही आएगा। इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा परसेंटेज में भी आ जाएगा। तो नोन से अननोन की तरफ हम चले हैं, नोन से अननोन की तरफ, तब हमने इसे किया। 60 कौन सा क्वेश्चन था ये, 62। आगे देखें जरा थोड़ा सा, और देखते हैं जरा करके, 62 के बाद इलस्ट्रेशन 58 करिए, 58, 58।
इलस्ट्रेशन 58 करिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 78, पेज नंबर 3.118। 78 इसे करिए फटाफट से। हाँ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन इसे करना है। दिस क्वेश्चन सेज यू कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। इंफॉर्मेशन दीजिए मुझे। आपको बोला है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 78 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, पेज नंबर 3.113। आपसे बोला गया है कि आपको डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो निकालनी है, जो कि किसके बराबर होती है? डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर है। और ध्यान से देखिएगा। नाउ, बैलेंस शीट के अंदर डेट के अंदर क्या क्या चीज इंक्लूड है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग इंक्लूड है। डेट क्या आपके पास है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितने का डेट दिख रहा है आपको? डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो कि कितने का दिख रहा है आपके पास? 15 लाख का। वंडरफुल। अब उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बहुत सारे तरीके हैं भाई, कौन सा तरीका यूज कर लें? लायबिलिटी में क्या? शेयर होल्डर फंड प्लस शेयर होल्डर्स फंड प्लस क्या कर लें? नॉन करंट लायबिलिटीज ले लेते हैं। शेयर होल्डर फंड कितने का दिख रहा है आपके पास? 31 लाख का। नॉन करंट लायबिलिटी कितने की दिख रही है? 15 लाख की। टोटल कितना हो गया? 46 लाख। तो यहाँ मेरे पास डेट है कितने का? 15 लाख। और ये कितने का? 46 लाख। 330000। कितना वैल्यू आ रही है बताइए? किससे काटूं? कटता ही नहीं, क्या निकल रहा है? तो तुम लोग क्या बोल? मैं देखता हूँ, रुक जाइए। नहीं, राउंड ऑफ नहीं करना ना इसमें। राउंड ऑफ नहीं करना। 0.5 से ऊपर करेंगे ना राउंड ऑफ। 15 डिवाइडेड बाय 46। हाँ, 0.326 आ रहा है। 0.326 आ रहा अपन 1, तब इसने इसे क्या कर दिया? 0.33:1, यानी कि 0.33 ऐसे करा है। ठीक है, C2 चलेगा, कोई इतनी बड़ी कौन ढूंढ रहा है 3 डिजिट तक आंसर भाई? 0.32:1 करके चलेगा आप आंसर में अपना। दिस इज देयर। ठीक है। अच्छा, अब आप बताइए कि मैंने ना आपको इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन नहीं लिए हैं। मैंने बोला ना, इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन सारे के सारे हमारी जब रेशो खत्म हो जाएंगे, देन आई टेक इंक्रीज डिक्रीज वाला, उसकी अलग से वर्कशीट एक और है, वो लेके चलेंगे। ठीक। अब आपका टारगेट क्या रहेगा? क्वेश्चन इलस्ट्रेशन जो 65 है उसका कंसेप्ट मैं अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि उसका कंसेप्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में भर भर के इस्तेमाल होता है। आई टेक दैट कंसेप्ट। और फिर टर्नओवर रेशो पहले अगली क्लास में लेके चलेंगे। अब आपके पास क्या है? 65 तक के इलस्ट्रेशन आपको, और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, जितना करेंगे मतलब जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा भाई, ये ध्यान रखिएगा। टर्नओवर रेशोज भी सिंपल है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो सिर्फ 15 मिनट का काम होता है। तो जल्दी से जल्दी से वाइंड अप करते हैं, फिर कैश फ्लो की तरफ मूव करेंगे। सिलेबस खत्म, रिगरस रिवीजन, और टेस्ट तो हुई नहीं हमारे कभी। तो अब टाइम आ गया है कि आप लोगों को अपने आप को गियर अप करना है क्वालिटी टेस्ट के लिए। सो आई एम वाइंडिंग अप।